आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 527वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 यहाँ अभी ये चालू नहीं हुआ है। अप्रैल का महीना अभी समाप्त हुआ और मई का पहला हफ्ता भी बीत गया है। सिवनी में रेलवे के द्वारा किस गुणवत्ता का किस तरह से सोच विचार के प्लानिंग की गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल विवेकानंद वार्ड का ये हिस्सा हमारे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पूरा नाला एक रेलवे के द्वारा बनाया गया है और जो ये दीवार दिख रही है, इस दीवार तक रेलवे की जमीन है। ये नाले से पानी पीछे से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पीछे से पानी चला आ रहा है। इसके अलावा विवेकानंद वार्ड का एक यहाँ ये नाला जो दिख रहा है आपको, ये नाला विवेकानंद वार्ड का चला आ रहा है, जहाँ से विवेकानंद वार्ड का पुराना जयप्रकाश वार्ड हुआ करता था, उसका पानी यहाँ से जाता था और यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके नीचे से ये आगे जाकर एक पुल बना हुआ था यहाँ पर, और यहाँ से ये आगे जाकर मिल जाता था मोती नाला में। मोती नाला से पानी आगे चला जाता था। चूंकि विवेकानंद वार्ड की स्थिति इस तरीके की है कि पानी की टंकी जो ऊपर टिग्गा है, टिग्गे से सारा पानी आता है और वो इस नाले के जरिए यहाँ से निकलता है। बारिश जब भी होती है तो बारिश में यहाँ पर ये नाले इतनी रफ्तार से बहते हैं कि कहना बड़ा उस समय का रोमांच अलग होता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जो पानी गिरा है यहाँ पर, उस पानी गिरने से लोगों के घरों में पानी भर गया है। दरअसल उसका कारण ये है कि ये जो नाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नाला और वो जो नाला आ रहा है, वो नाला इस नाले से काफी नीचा हो गया है। पुराना नाला गहरा था, रेलवे के द्वारा जो नाला बनाया गया वो उथला नाला था और उसके चलते ये वहाँ से जो पानी पूरा विवेकानंद वार्ड का आता है, वो पानी यहाँ पर जब उसके लेवल में आता है तो यहाँ बह जाता है और नहीं तो वो वहाँ से वापस होकर लोगों के घरों में जाकर घुसता है। इतनी जगह पड़ी हुई है। वार्ड पार्षद राजू यादव के द्वारा रेलवे से कई बार अनुनय विनय गुहार लगाई गई कि यहाँ नगर पालिका को नाला बनाने की अनुमति दी जाए। ना ही रेलवे खुद अपना नाला बना रहा है उस तरफ या गहरा नाला बना रहा है, ना ही नगर पालिका को अनुमति दे रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। दरअसल होना ये चाहिए कि ये जो नाला आ रहा है विवेकानंद वार्ड से, उस नाले का पानी स्लोप ऐसा होना चाहिए कि ये नाले में आकर वो गिरे और ये नाला आगे जाए। वैसे भी ये नाला की चौड़ाई बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। हमारे साथ विवेकानंद वार्ड के निवासी हैं, आप यहीं रहते हैं? जी। शुभ नाम आपका? शंभू दयाल लांजेवार। शंभू दयाल लांजेवार जी, यहाँ समस्या क्या आ रही है? अभी अप्रैल में जो पानी गिरा तो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, 1-1, 1.5 फीट पानी यहाँ पर। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, यहाँ जो पहले ब्रिटिश कालीन पुल था, इसको रेलवे ने बंद कर दिया। ब्रिटिश कालीन जो पुल था वो उसके ऊपर से रेलवे गुजरा करती थी? जी जी, उसे बंद कर दिया गया। उसको बंद कर दिया। ये यही पे था, यही था सर, ये यही से गया जी। बहुत पुराने जमाने का फाड़ी वाला एक पुल था और उसे रेलवे ने बंद कर दिया। उसको रेलवे ने बंद कर दिया सर, और तभी से ये समस्या बन रही है। तो कितने साल से ये समस्या? ये सर ये 2021 से हो रहा है, नवंबर, और इसमें मैंने सर इतना आवेदन दिया है कि सीईओ को दिया है, 2 बार लेटर दिया है, यहाँ के मुख्य अभियंता को दिया है, कार्यपालन अभियंता को दिया है और यहाँ के DRM से मिला है। सबने देखा है और उन्होंने बोला भी है कि इसको जल्दी से जल्दी आप निर्माण करवा दें यहाँ के कर्मचारियों को, लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है सर। तो अधिकारियों का आदेश नहीं मान रहे हैं। आपने सांसद को भी 2-3 बार दिया है। सांसद बालाघाट डॉक्टर लाल सिंह जी 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 जी, क्या कहना? उनका कहना ये है, उन्होंने 2 बार यहाँ पे आदमी भेजा है, लेकिन रेलवे वालों ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि हम 4 दिन के बाद ठीक कर देंगे, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं किए हैं। अभी तक ठीक नहीं हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगे, यहाँ क्या समस्या जो आ रही है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये 3रा-4था साल है इस नाले को, जब से रेलवे ने इस दीवार को उठाया है और यहाँ से एक जो पुराना नाला था
उसे बंद करने के कारण से ये जो हमारा जो शहर का पानी पूरा आता है नगर पालिका का माता दिवाला से लेके यहाँ तक, तो ये यहाँ पे डम हो रहा है क्योंकि रेलवे ने अपना अपना नाला ऊंचा करी है और ये पुराना नाला जो है ये नीचे हो गया है। पुराना नाला कितना गहरा होता है? ये 4 फीट गहरा है जो अभी की स्थिति में आधा फीट बचा है। और रेलवे का नाला? और रेलवे का जो नाला है ये 2 फीट ऊपर है। ये 2 फीट पानी हमेशा भरा रहेगा? भरा रहेगा। उसी के कारण से घरों में पानी घुसता है। अगर वो 10 मिनट पानी गिर जाता है बारिश का तो कम से कम यहाँ 25 घरों में पानी घुसता है और इतना भयानक घुसता है कि उसकी जो भी गंदगी है वो सारी रोड में आके जम जाती है। ये समस्या है विवेकानंद वार्ड की। विवेकानंद वार्ड के पार्षद राजू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ नाला बन जाए। रेलवे के अधिकारियों की हठ धर्मिता ही कही जाएगी कि यहाँ उनके द्वारा इस नाले का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों को चाहिए कि वे आकर देखें, यहाँ आकर वे देखें। हालांकि जैसा आपने बताया कि डीआरएम भी आकर देख कर गए, पर उसके बाद भी उनके आदेशों की तामीली नहीं हो रही। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, केंद्र का मामला है। बालाघाट के सांसद को पहल करनी चाहिए। रेलवे के अधिकारियों को कड़े निर्देश देने चाहिए कि ये नाला निश्चित समय सीमा, इस नाले के बनने के लिए टाइम फ्रेम निर्धारित करना होगा, समय सीमा निर्धारित करनी होगी कि इस समय सीमा में यहाँ पर अनुमति दी जाकर नाला बनाया जाए। अभी भी आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी बह रहा है और वहां से जो पानी आ रहा है उस तरफ पूरा नाला, चूंकि मिट्टी कचरा सब कुछ जो आ रहा है माता दिवाला से लेकर यहाँ तक लगभग 1-1.25 किलोमीटर का सफर तय करके यह पूरा नाला आता है। और जो ऊपर पानी की टंकी के आसपास टिग्गा मोहल्ला से जो पानी आता है वो भी पूरा का पूरा यहाँ आता है। पुरानी जो कोल फैक्ट्री कहलाती थी शायद, हाँ, जी पीछे कोयला भट्टी के आसपास से पूरा पानी की टंकी कोयला भट्टी से अपने दादू साहब वाला एरिया, दादू जो मोहल्ला है वहाँ का पानी, सब तरफ का पानी यहाँ से निकलता है। इनकी परेशानी समझी जा सकती है, परेशानी बहुत जायज परेशानी है यहाँ पर इनकी। और रेलवे को चाहिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द इन सभी की समस्याओं का निराकरण करे। वैसे जिस गति से काम सिवनी में चल रहा है रेलवे का, उसे देखकर लगता नहीं कि रेलवे के द्वारा बहुत जल्दी इस काम को कराया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म से लगा हुआ जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये पूरी ये बना हुआ है। और इस तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं तो इस तरफ ये जो आपको दिख रहा होगा ये हिस्सा पूरा का पूरा विवेकानंद वार्ड का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। वो पीछे जो झाड़ दिख रहे हैं, वो मठ मंदिर के झाड़ दिख रहे हैं, पूरा वहां से जो पानी आता है वो पूरा पानी यहाँ होकर जाता है। नारकीय जीवन जी रहे हैं विवेकानंद वार्ड के निवासी। रेलवे को चाहिए कि अगर यहाँ अंग्रेजों के जमाने का ब्रिटिश कालीन पुल उनके द्वारा बंद किया गया है, जो नाला जहां से निकलता था उसे अगर बंद किया गया है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था समय सीमा में, टाइम फ्रेम में उसे बनाया जाना चाहिए। ये जो नाला आ रहा है, इस नाले का अगर ये 4 फीट गहरा है तो 4 फीट गहरा ही नाला है और यहाँ आगे स्लोप ऐसा दिया जाना चाहिए कि 4 फीट से ज्यादा रहे ताकि पानी वहां ना रुक पाए। इस नाले की सफाई जहां तक नगर पालिका का है, वार्ड पार्षद राजू यादव को भी चाहिए कि वे लगाएं यहाँ पर कुछ सफाई कर्मी और इस नाले का गहरीकरण कराएं। और रेलवे अगर नहीं कर रहा है तो पीजी पोर्टल में, प्रधानमंत्री को पोर्टल में शिकायत करें। वार्ड वासियों को भी चाहिए कि वे इसके फोटो लेकर प्रधानमंत्री, रेल मंत्री को ट्वीट करें। आजकल संचार क्रांति का जमाना है, ट्वीट पर तत्काल एक्शन होता है, तुरंत ही उस पर एक्शन लिया जाता है। ये स्थिति हम आपको रेलवे के करीब ये विवेकानंद वार्ड की दिखा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे के द्वारा जल्द ही इस पूरे समस्या से निजात मिल पाए। विवेकानंद वार्ड के निवासियों को इसके लिए पहल करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 527वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 528वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।
सिवनी का बस स्टैंड के करीब ये सुहाने पेट्रोल पंप और इस तरफ पोस्ट ऑफिस जाने वाला रास्ता। और आप यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, थोड़े से आगे अगर आकर हम आपको दिखाएं तो यहाँ बहुत पहले टंटी की चाय हुआ करती थी। टंटी चाय वाले यहाँ पर किनारे में था, बाद में रज्जाक पोहे वाला किनारे में, और ये अशोक टाकीज जाने वाला रास्ता जो जीएन रोड कहलाती है। इस जीएन रोड में आप देख सकते हैं अब्बास भाई पेट्रोल पंप के बाजू में नाले के ऊपर सालों साल से अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को ज़मींदोज़ किया जा रहा है शनिवार 13 मई 2023 को। सामने आपको दिख रहा होगा पोकलैंड जैसी भी मशीनें लगी हुई हैं सुहाने पेट्रोल पंप के ठीक बाजू में। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर हुआ करती थी राज होटल। पुराने लोगों को आज भी याद होगा कि यहाँ पर राज होटल हुआ करती थी, और राज होटल के बाद यहाँ कमल कृष्ण लाज लगभग 1.5-2 दशक से संचालित है। कमल कृष्ण लाज के बाजू से ये दलसागर भी आपको पीछे दिख रहा होगा। नाले के ऊपर पूरा अतिक्रमण कर लिया गया था। पूरा नाला यहाँ पर गायब हो चुका था, नाले का अता पता नहीं था। सिवनी में अतिक्रमण कोई आज की बात नहीं है, अतिक्रमण लगातार ही जारी है। 3-3 मंजिल आपको भवन यहाँ पर दिख रहे होंगे, प्रतिष्ठान 3-3 मंजिल के। और पोकलैंड मशीन अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पोकलैंड मशीन के जरिए यहाँ पर खुदाई होती हुई टूटता हुआ दिख रहा होगा। शनिवार की सुबह से ये काम आरंभ हुआ और एक लाइन से आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़ना आरंभ कर दिया गया। कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया है, कुछ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें नोटिस दिया गया है। किस कदर अतिक्रमण यहाँ पर हुआ था और इस तरफ भी किस कदर अतिक्रमण हुआ था। बस स्टैंड जैसा भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर इस तरह अतिक्रमण किया जा रहा था और सालों साल, ऐसा भी नहीं है कि 1-2-4 महीने की ये बात हो, याद पड़ता है यहाँ ये एक भी दुकानें नहीं हुआ करती थी, एक भी प्रतिष्ठान नहीं थी। प्राइवेट बस स्टैंड उस ज़माने में राज होटल अकेली होती थी, उसके ठीक बाजू में हुआ करता था और वहाँ पर 3 बस खड़ी हुआ करती थी। एक लाइन से एक के पीछे एक 3 बस खड़ी हुआ करती थी। बाकी बसेस भैरवगंज की तरफ खड़ा हुआ करती थी और यहाँ एक बस जैसे ही छूटती थी दूसरी बस आगे बढ़ जाती थी, तीसरी बस उसके पीछे, और फिर पीछे से वहाँ से एक बस आकर यहाँ खड़ी हो जाती थी। सिर्फ इतना छोटा सा सिवनी में प्राइवेट बस स्टैंड माना जा सकता था। उसके बाद इस प्राइवेट बस स्टैंड को हम आपको इस तरफ बताते हैं कहाँ लेकर जाया गया। इस प्राइवेट बस स्टैंड को यहाँ ये राज परिवहन के तत्कालीन बस स्टैंड के ऊपर हम खड़े हुए हैं और यहाँ जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये स्थान टीवीएस टायर्स दिख रहा होगा, इसके लगा हुआ जो आपको फल के ठेले दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ टीवीएस टायर्स ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर दरअसल ये जो हिस्सा है ये अस्पताल हुआ करता था, सिवनी का अस्पताल, जिला चिकित्सालय यहाँ होता था। 70 के दशक में जब जिला चिकित्सालय को यहाँ से 12 पत्थर ले जाया गया नए भवन में, ये खाली हो गया और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे उनकी रिहाइश यहाँ पर आरंभ कराई गई। सिर्फ पोस्टमार्टम सेंटर अकेला यहाँ पर संचालित होता रहा और ये वाली जो लाइन दिख रही है टीवीएस टायर्स वाली, यहाँ पर दुकानें कुछ आवंटित की गई थी और उसके ठीक सामने यहाँ बस स्टैंड हुआ करता था। बसेस इस दिशा में मुंह करके, सामने 2 मकान दिख रहे होंगे जो चिकित्सक यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ प्राइवेट बस स्टैंड था और जो बसेस स्टेट कैरेज की बसेस होती थी उन स्टेट कैरेज की बसेस को यहाँ खड़ा किया जाता था। जो प्राइवेट बसेस हुआ करती थी, सरकारी बस स्टैंड ये हुआ करता था जहाँ आप ये देख रहे हैं। प्रशासन को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा कई बार ये सुझाव दिया गया कि ये जो 2 विवेकानंद पुस्तक भंडार और अथर्व बुक स्टॉल 2 यहाँ पर दुकानें हैं, इन 2 दुकानों को यहाँ से हटाकर अगर यहाँ कहीं पट्टे दे दिया जाए या इसी के अंदर पट्टे दे दिए जाएं और यहाँ से बसेस आएँ और पीछे चली जाएं, पीछे जाकर जो इनका वर्कशॉप था, डिपो का वर्कशॉप था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थान है, वहाँ पर बसेस खड़ी हो जाएं और बसेस खड़ी होके इस रास्ते से बाहर आ जाएं। बहरहाल फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी में जो बस स्टैंड पर अतिक्रमण हट रहा है और इस तरफ अभी चल रहा है पर यहाँ जाना संभव नहीं है। इस तरफ यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो उस तरफ अतिक्रमण हटता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, वो जो रज्जाक पोहे वाले के बाजू में।
जेसीबी मशीन के जरिए वहाँ पर मलबा उठाया जा रहा है, पूरा मलबा वहाँ पर निकल रहा है। अशोक टाकीज जाने वाले मार्ग के बाजू में और पास भाई पेट्रोल पंप के बाजू के ठीक बाजू में वहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी जो लोगों के नाले के ऊपर, सिर्फ नाले के ऊपर का अतिक्रमण तोड़ा गया है। नाले के ऊपर के अलावा बाकी अतिक्रमण यहाँ पर नहीं तोड़ा गया है। पीछे से छील दिया गया है और ये कितना मलबा यहाँ निकला है। सवाल यही है कि जब यहाँ पर नाले के ऊपर पहली ईंट रखी गई थी तब नगर पालिका का अमला, अतिक्रमण विरोधी अमला और यहाँ जो राजस्व अमला क्या कर रहा था। 8990 91 तब यहाँ इनको पट्टे दिए गए थे। यहाँ पर जो भी पट्टे दिए गए थे वो पट्टों पर यहाँ निर्माण आरंभ हुआ और निर्माण आरंभ होने के बाद 1 साल की लीज़ दी गई थी। लीज़ ऐसा बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि लीज़ समाप्त होने के बाद भी लगभग 90 से लगभग 33 सालों तक ये अवैध रूप से पीछे संचालित होते रहे। अब सवाल यही है कि यहाँ जब लगातार ही अवैध रूप से ये संचालित हो रहे थे तो राजस्व अमला की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आखिर 33 साल का समय कम नहीं होता है। 33 साल की उम्र में एक जो जन्म लेता है बच्चा पूरी तरह व्यस्त हो चुकता है। व्यस्त तो वैसे वो 18 वर्ष की आयु में हो जाता है, पर 33 वर्ष की आयु आप समझ सकते हैं क्या किसे कहते हैं। यहाँ से वहाँ तक अभी भी और आगे पोकलैंड मशीन की मदद से आप अगर इस तरफ देखेंगे, यहाँ अगर आप देखें तो पोकलैंड मशीन की मदद से अभी भी तोड़ाई का काम यहाँ पर जारी है। क्षितिज सिंघल कलेक्टर सिवनी, उनके द्वारा ये अभियान का आगाज़ किया गया है। और हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर मोहम्मद पाशा राजन, विश्वपति त्रिवेदी के द्वारा यहाँ पर तो ये सड़क चौराहे के सिवनी के नागरिक ये बात कह सकते हैं कि सिवनी में जो काम MP राजन, विश्वपति त्रिवेदी, पुखराज मारू जैसे जिलाधिकारी या प्रवीण सिंह जैसे जिलाधिकारी नहीं करा पाए, वो काम क्षितिज सिंघल के द्वारा 2023 में कराया गया। पूरा नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव कवरेज आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर देख रहे हैं। हमने सारी चीज़ें आपको बताई। ये जो भैरवगंज जाने वाला मार्ग है, ये सोहाने पेट्रोल पंप के ठीक बाजू में कमल कृष्णा लॉज से लेकर सखी पिया दरबार, सुभान बाबा का जो वहाँ पर एक दरबार लगता है वहाँ तक और थोड़े आगे तक, जहाँ तक नाला है, नाले के पीछे इसे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 528वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 429वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सर्किट हाउस में हम आज यहाँ हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन यहाँ पर आज आए हुए हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं। चर्चा 2 भागों में हम आपको 2 एपिसोड में हम चर्चा दिखाएंगे। काफ़ी लंबी उनसे बातचीत हुई है। इस बातचीत को हम अंदर चलते हैं और आपको अब दिखाते हैं। मधुमक्खी दिवस पर आयोजित होने वाला हमारा एग्रीकल्चर का प्रदर्शनी, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रदर्शनी बालाघाट में एग्रीकल्चर कॉलेज मिला है। उसका भवन बन के तैयार हुआ है। उस भवन का और सभागार का लोकार्पण है। राष्ट्रीय बैलजोड़ी दौड़ प्रतियोगिता, जिसको गांव में हम लोग पट कहते हैं, का समारोह है। बालाघाट जिला पालतू मछली में, फ्रेश वाटर में इंडिया में फर्स्ट आया है। तो
उसमें भी जो झींगा प्रजाति प्रॉन, उसको डेवलप करने के ऊपर भी हमारी कार्यशाला है। दुग्ध उत्पादन, कड़कनाथ मुर्गा उत्पादन, जिसका रिसेल वैल्यू ज्यादा है, काजू की खेती को बढ़ावा, सहित कृषि को वे आय मिले जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके, को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला है। उसमें नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो भारत सरकार के कृषि माननीय मंत्री, कृषि मंत्री, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री उत्तर प्रदेश के, वो हमारे प्रमुख अतिथि हैं। सुधीर मुनगटीवार, माननीय विधायक महाराष्ट्र और मंत्री पर्यावरण सहित ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व कृषि मंत्री, कुछ सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। कृषि के माध्यम से हम कम लागत में कैसे उपज उगाएं, कम से कम फर्टिलाइजर का उपयोग करें, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल ना हो, सब रासायनिक खाद की पर जो हम आश्रित होते जा रहे हैं उसको उसके ऊपर आश्रित होने की जो व्यवस्था समाप्त हो, लागत घटे, फर्टिलाइजर का आवश्यकता घटे, इन मुद्दों के ऊपर हमारी कार्यशाला है। तो ये कार्यशाला सिर्फ बालाघाट जिले के लिए या पूरे प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल होगी? ये रोल मॉडल है पूरे प्रदेश के लिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। और चूंकि कार्यक्रम तो किसी के स्थान पे होगा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, भारत सरकार, राज्य सरकार के सौजन्य से हो रहा है। उसमें कुछ ग्रांट भारत सरकार दे रही है, जो मधुमक्खी का जो उनका वो है सेक्टर, और हमारा एग्रीकल्चर महकमा, मंडी बोर्ड। जो अभी आपने बताया, जितनी चीजें बताई कृषि और मत्स्य पालन को लेकर, कमोबेश सारी चीजें सिवनी जिले में भी, झींगा उत्पादन भी सिवनी जिले में है, और देवनारा में एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ पे देवनारा में नर्सरी है जी, बीज बनाने का, जिसको कहते हैं बीज बनाने का केंद्र, ब्रीडर जो होता है, ब्रीडिंग का होता है, वो बड़े हमारे तक भी जाता है। हमारे भी इस तरह के प्लांट हैं, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, लेकिन बालाघाट में होता है तो सिवनी में होता है, ऐसा नहीं है, तो पूरे देश में होता है ज्यादा पानी। अब वो हमने झींगे को प्रोजेक्ट को ज्यादा किया है, हॉर्टिकल्चर को ज्यादा महत्व दिया है। हम 600 हेक्टेयर में आने वाले समय में काजू की खेती के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ जैसा क्लाइमेट है। क्योंकि सिवनी के आप प्रभारी मंत्री रहे हैं और सिवनी के लिए बहुत सारी योजनाएं भी आपके द्वारा उस समय बनाई गई, पर उस सब के बाद भी कहीं ना कहीं सिवनी के लोगों के मन में एक कसक होती कि हम पिछड़े हुए। नहीं, ऐसा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं है। ये धान उत्पादक जिला है, और पहले तो मोटे तौर पर बरघाट में धान होती थी, कुछ सिवनी में होती थी, अब तो केवल आर्मी में हो रही है। किसान एक क्रॉप पीछे नहीं रहते थे, कोई अवसर में दूसरे क्रॉप में भी जाता है। सपोर्ट प्राइस पे 240 रुपए में धान की खरीदी सरकार कर रही है, तो लोग कहते कि धान के रुके नहीं थोड़े, यहाँ ज्यादा पैसे मैंने को उधर, और किसानों को भगवान मौसम छोड़ा गया है। 2 लाख रुपए का ब्याज जो रुका था वो भी माफ करने का परसों ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, जिसके लिए आने वाले 14 तारीख से किसानों के फॉर्म भरे जाएंगे और 2 लाख तक का ब्याज माफ किया जाएगा। सर एक बात बताइए, 2 दशक पूर्व बालाघाट जिले के ग्राम तुमाड़ी में आपके द्वारा झींगा उत्पादन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। झींगा उत्पादन तुमाड़ी में मैंने नहीं किया था, मेरे परिवार के खिलनपाल विषय जी, उन्होंने झींगे का प्रोजेक्ट लाया, लेकिन उसमें में झींगे में एक ऐसी बीमारी हुई जो असाध्य रही, पूरी क्रॉप उनके तो खत्म हो गई, तो उन्होंने उसको रोक करके वहाँ पे गन्ने की खेती कर दी।
अभी वहाँ पर वर्तमान में मैं रिसेंटली 10 दिन पहले लौटा हूँ, वहाँ गन्ना उत्पादन भी बंद हो गया कुछ जगहों पर। नहीं, उनका हमारे जिले के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक किसान कुंवर हुसैन खेल हुसैन ग्राम तुम्हारी, और इस समय उन्होंने चूंकि जो खाली खेत खाली रहता तो मूंग बोया, बड़े मतलब 10 एकड़ से पूरे मूंग बोया, मूंग की क्वालिटी बेची। तो अचानक ऐसा क्या हुआ था कि पूरे झींगे एक साथ? नहीं, एक कभी कभी संक्रमण रोग आते, जैसे गाय और बैलों का है तो संक्रमण रोग में नुकसान हुआ, भी जैसे लंपी वायरस आया होगा उस तरह से। तो इसको पता है, लेकिन कोई झींगा पालना बंद करता ऐसा नहीं है, चेंज करते रहते। कुछ समय पहले, थोड़ा सा विषय से हटके, कुछ समय पहले आपने एक आरोप लगाया था टैंकर्स को लेकर, बालाघाट के सांसद के ऊपर, टैंकर्स और उनके द्वारा जो वो बनाए गए। मैंने बालाघाट के सांसद पर आरोप नहीं लगाया जी। मेरा ये कहना है कि सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि जी, कार्यकर्ता ने हमें विधायक सांसद बनाया, उसकी मेहनत के कारण हम चुनाव में जीते, तो पैसा उसके माध्यम से खर्च हो। जब हम विधायक सांसद के रूप में गांव में जनसंपर्क में अन्य काम में दौरे में जाते हैं तो हमारे लिए वो पटाखे फोड़ता है, हमारे लिए फूल माला जाता है, हमारे लिए मंच सजाता है, हमारे लिए उत्साहित रहता है, प्रतीक्षा करता है। तो यदि कोई निर्माण कार्य उसके माध्यम से होगा तो किसी भी काम में कॉन्ट्रैक्टर को बचता है, 4 पैसे हमारे जनप्रतिनिधि को बच जाए। मैंने अपने जीवन में, मुझे भी इस साल 2.5 करोड़ रुपये मिला, पिछले साल मुझे भी 2 करोड़ मिला था। 27 साल 33 साल से मैं विधायक होऊंगा, 6 साल सांसद रहा, लेकिन मैंने कभी भी टैंकर को, यात्री प्रतीक्षालय को, जो बड़े लाइट होते हैं जिनको हम लोग जो हेलोजन लाइट के बड़े वाले जो लाइट कहते हैं, इनका पैसा नहीं दिया। अब नहीं दिया उसका कारण है कि मैं चाहता हूं कि काम मजबूती का और मेरे कार्यकर्ता के माध्यम से। क्योंकि यहाँ सिवनी में जब नगरपालिका को जो टैंकर्स दिए गए तो लोकार्पण के समय ही पूरे फूटे हुए निकले थे। अब आप भी इस बात को कह रहे हैं तो मैंने कौन सा गलत किया? मैंने तो दिया ही नहीं। सर, उस पूरे मामले में चूंकि आपने जब आरोप लगाया था तो ढाल सिंह हुसैन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था काउंटर आपका जवाब देने के लिए। तो उनसे कहा गया था कि जब वरिष्ठ आपके नेता ने आपके ऊपर ये कहा है कि जो आज का टैंकर वितरित हो रहा है, ये यात्री प्रतीक्षालय वितरित हो रहे थे, गुणवत्ता विहीन हो रहा है, तो इसे अगर एक मौका मारे तो फूट जाएंगे। लेकिन उन्होंने उस समय बोला था कि हम इसके लिए पत्र लिखेंगे और आज तक वो पत्र नहीं लिख पाए, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन्हीं से पूछो करो। अभी आपने ही कहा ना कि नगर पालिका परिषद में ऐसे टैंकर का ऐसा सवाल हुआ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक बार एक राज्यसभा सदस्य ने यात्री प्रतीक्षालय दिया, सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट में लगी, कोई बैठा क्या? तो धन जनता का है, धन राज्य के खजाने के टैक्स का है, उसका उपयोग बनते तक जनप्रतिनिधि की निगरानी में हो, किसी विशेष कंपनी की निगरानी में ना हो। ये ध्यान रखना विश्वसनीयता की प्रमाणिकता देता है। उनका कहना था कि जैम पोर्टल के जरिए उन्होंने क्रय किया। वो क्या कहते हैं उससे मेरा क्या मतलब? उन्होंने कहाँ का खरीदा, क्या खरीदा, मेरे को इसे बोल दे। मैं तो मोटी बात कहना चाहता हूँ कि अपना तय करो ना, मैं कार्यकर्ता के माध्यम से काम करूंगा, खुद ही मैं कंपनी के माध्यम से करूंगा। अपना सोचो, उनको अच्छा लगता है वो करता हूँ, मुझे अच्छा वैसा लगता है तो मैं कार्यकर्ता के माध्यम से करता हूँ। अभी जो सांसद, लेकिन मेरे कार्यकर्ता ने भी इस तरह का कोई यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर के लिए कभी आग्रह नहीं किया। अभी जो सांसद है ढाल सिंह हुसैन जी, आगामी 2024 का जब चुनाव होगा तो फिर से अगर टिकट मांगेंगे तो आप उनका समर्थन करेंगे कि नहीं? उनका काम उनका समर्थन करेगा, उन्होंने जैसा काम किया होगा उस आधार पर समर्थन के बारे में विचार होगा। सर, उनका ये कहना पड़ा कि पिछले बार भी कि इस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी पुत्री को नाम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके लिए मेरी पुत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेगी थी, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी थी। मेरे पुत्री को 2 बार लोकसभा का टिकट दिया गया था,
लास्ट में मैं मिनिस्टर और मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, इसलिए हम विड्रॉ हुए। आपकी बार न वो जिला पंचायत अध्यक्ष न मैं मंत्री हूँ, पार्टी यदि उनको टिकट देगी, पार्टी के महामंत्री हूँ तो चुनाव लड़ेगी, वरना जिसको टिकट देगी उसको जिताएंगे। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एमपी का चुनाव आप टिकट जी को नहीं लड़ रहे। अभी तो सामने विधानसभा है ना जी, लोकसभा की बातें क्यों कर रहे हैं जी। विधानसभा का दृश्य साफ हो जाने दीजिए, किसकी सरकार बनती है, कितने जीत के आते हैं। अभी अपन उसकी बात क्यों करें जो 9 महीने बाद होने वाला है, 1 साल बाद। अभी तो विधानसभा की बात करो। विधानसभा में साफ है, मैं 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मौसम को टिकट मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा। बालाघाट के अलावा कोई और विधानसभा जरूर, जहां से पार्टी लड़ने कहीं बालाघाट तो छोटे गांव किसी भी जगह से जहां से पार्टी लड़ने पड़ेगी, जो काम करने कहीं करेगी। तो बालाघाट में मैं 14 बार वोट मांग चुका हूं, तो 14 साल तो भगवान राम के लिए भी ज्यादा हो गए थे। तो वाराणसी में जो है जो प्रदीप जायसवाल बोल रहा है तो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी में आए, लेकिन उनका ये कहना पड़ता है कि गौरीशंकर बिसेन जी के कारण मुझे बीजेपी आसानी से स्वीकार नहीं कर रही। तो गौरीशंकर बिसेन के कारण नहीं, मुझे जानकारी यह है कि वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर रहे। मैं नहीं, मेरे से उनके न कोई जाति दुश्मनी है, न कांस्टिट्यूंसी का कोई टकराव है। जहां से उनको जीत के आना है वहां के कार्यकर्ता एक मतें 224 के 237 से 237 मतदान के 100% कार्यकर्ता उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी न बनाया जाए प्रस्ताव को नेतृत्व तक पहुंचा चुके हैं। तो ये थे गौरीशंकर बिसेन, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री। इनसे हमने चर्चा की। अगले एपिसोड में फिर एक बार हम आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। 2 पार्ट में हम ये ऐसे एपिसोड को दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 429वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 430वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 430वां एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज आपको गौरीशंकर बिसेन, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री, बालाघाट से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया, उन्होंने बहुत सारी चर्चा की। अब आगे क्या चर्चा उन्होंने की है हम अंदर ले चल के आपको दिखाते हैं। विधानसभा में साफ है, मैं 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मौसम को टिकट मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा, नहीं मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा। बालाघाट के अलावा कोई और विधानसभा जरूर, जहां से पार्टी लड़ने कहीं बालाघाट तो छोटे गांव किसी भी जगह से जहां से पार्टी लड़ने पड़ेगी, जो काम करने कहीं करेगी। तो बालाघाट में मैं 14 बार वोट मांग चुका हूं, तो 14 साल तो भगवान राम के लिए भी ज्यादा हो गए थे। तो वाराणसी में जो है जो प्रदीप जायसवाल बोल रहा है तो पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी में आए, लेकिन उनका ये कहना पड़ता है कि गौरीशंकर बिसेन जी के कारण मुझे बीजेपी आसानी से स्वीकार नहीं कर रही। तो गौरीशंकर बिसेन के कारण नहीं, मुझे जानकारी यह है कि वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको स्वीकार नहीं कर रहे। मैं नहीं, मेरे से उनके न कोई जाति दुश्मनी है, न कांस्टिट्यूंसी का कोई टकराव है।
जहां से उनको जीत के आना है वहां के कार्यकर्ता एक मतेन 224 के 237 से 237 मतदान के 100% कार्यकर्ता उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी न बनाया जाए प्रस्ताव को नेतृत्व तक पहुंचा चुकी है। जनपद पंचायत खैरलांजी की खैरी सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और 10 पॉइंट को लेकर शिकायत की गई है ग्रामीणों के द्वारा और शिकायत होने के बाद जांच भी हो गई, लेकिन ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक संगठन के नेता इस जांच में। वो खैरला जी का खैरी मेरे विधानसभा क्षेत्र में है नहीं और मैं जनपद जिला परिषद सदस्य भी नहीं हूँ, तो मेरे पास ये सब छोटी मोटी शिकायतों की जानकारी मेरे तक नहीं है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अगले विधानसभा चुनाव को लेकर सिवनी बालाघाट में सत्ता की धुरी आपके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। आपके जो एक देखिए भैया, मेरे इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। जो निष्पक्ष रहता है, जो पार्टी के लिए समर्पित रहता है, उसको सदा जनता भी स्वीकार करती है और नेतृत्व भी स्वीकार करता है। हम 1996 में राजीव जी गांधी के मर्डर के बाद चुनाव हारे 53,000 वोटों से। 1991 में और 1996 में 1,000 या 1,200 वोटों से लोकसभा हारे। 98 में जीते 8 6 जीते, 25,000 जीते। 99 में जब चुनाव आया तो प्रहलाद पटेल जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो हमने प्रहलाद पटेल जी का चुनाव संचालन किया, उनको सांसद बना के भेजा। चेहरे पे शिकन नहीं। प्रदेश किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया पार्टी ने, प्रदेश के काम पे निकल गए। अभी आपकी पट्टियां चलती थी, गौरीशंकर प्रसाद पहला व्यक्ति शपथ लेगा, तो शपथ के रामकिशोर कावरे जी को बुलाया गया, तो मैं शपथ करवाने गया। मेरी बेटी ने उनकी अगुवाई की। जब यहाँ से मंत्री बन गया तो मेरे घर पहली बार आए। अभी जो परसवाड़ा में बागेश्वर धाम जी का वो भागवत पुराण हो रहा है, उसका पूरा भोजन व्यवस्था मैं संभाल रहा हूँ, पूरा व्यवस्था ही दे रहा है। आपने बागेश्वर धाम सरकार की उसके बारे में बताया, तो वहाँ एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कलेक्टर ने पूरी टीम बना दी है। कलेक्टर ने वहाँ नीम की दातून तक कौन वितरित करेगा? ऐसा काम का कलेक्टर की फुर्सत नहीं रहती। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बाकी सब काम जनता, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मनगणना आदेश जारी हुआ है जिसमें लिखा है जिला आयुष अधिकारी। ऐसा नहीं है। माननीय रामकिशोर कावरे आयुष मिनिस्टर है, वो खुद सक्षम है, किसी कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता नहीं। तो जो डॉक्टर ढालसिंह बिसेन जी की जब टिकट फाइनल हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि वो डॉक्टर ढालसिंह बिसेन की टिकट आपकी स्वीकृति के बिना तो संभव नहीं थी, और आपका पूरा प्रयास तो उनको टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जिताने का। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो आपके बीच में एक बड़ा गैप? हमारे बीच में कोई गैप नहीं, क्योंकि लोगों का ये कहना है हमारे बीच में कोई गैप नहीं। काम करने की अलग अलग सबकी शैली होती है। उनके काम करने की शैली अलग है, मेरे काम करने की शैली अलग है। तो जो बात आ रही थी कि सत्ता की धुरी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द है, आपकी सहमति के बिना या आपके आशीर्वाद के बिना, लोगों का ये कहना, भाजपा कार्यकर्ताओं का भी ये कहना है कि जब तक आपकी सहमति नहीं होगी सिवनी और बालाघाट में शायद टिकटों के बंटवारे में अंतिम निर्णय ना लिया जा पाए। देखिए, हमारी पार्टी के पास में विभिन्न सोर्सेस हैं कि विजेता प्रत्याशी कौन होगा। राजनीति में मानदंड होता है चुनाव को जीतना। तो जब मुझसे कभी पूछा जाएगा तो मेरे विवेक से जो जीतने वाला और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होगा उसी की मैं बात करूंगा ना। तो हो सकता है कि मेरे कार्यकर्ता को लगता हो और आम जनता को कि गौरीशंकर प्रसाद निष्पक्ष राय देंगे। तो इस लिहाज से माना जाए कि पिछले बार डॉक्टर ढालसिंह बिसेन की अगर आपने समर्थन किया तो वे भी पार्टी के प्रति समर्पित रहे हैं। उसके पहले तो थे, आज भी है। पार्टी के प्रति वो समर्पित नहीं है, पार्टी के प्रति उनकी कोई निष्ठा कम है, इस बात को मैंने कहा। सर, बालाघाट विधानसभा हमेशा से भाजपा की गढ़ रही है। पिछली विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ हुआ कि सीधे तौर पर वो भाजपा की जोड़ी से निकलकर वो कांग्रेस की जोड़ी पर आ गए? जो रिपोर्ट अंत में गई, वो रिपोर्ट हो सकता है कि कमल मस्कुल जी के पक्ष में नहीं गई हो और तत्कालिक कुछ निर्णय नेतृत्व से हुआ जो जनता के गले नहीं उतरा और परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आया।
लेकिन उसके बाद इन 5 सालों में कमल मस्कोली ने जैसा काम किया होगा, जैसा काम कर रहे होंगे, उस आधार पर उनके काम का मूल्यांकन होगा। तो क्या आप मानते हैं कि कमल मस्कोली की बरघाट के खुनाल भाजपा के प्रत्याशी इसमें दो मत कैसे, जो उस क्षेत्र के विधायक रहे क्या दोबारा विधायक बन सकते? सर वहाँ पर चूंकि चुनाव है, वहाँ बहुत सारे प्रत्याशी जैसे कलेक्टर श्याम कुंबले जी हैं, पूर्व कलेक्टर और भी बाकी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को कहना पड़ता है कि श्याम कुंबले जी लगभग पार्टी के सामने जितने नाम है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसको पार्टी चयन करेगी, यही आधार होता है। सर्वश्रेष्ठ आधार अकेले शिक्षा नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ आधार अकेले पैसा नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ आधार अकेले खूबसूरती नहीं होती, सर्वश्रेष्ठ आधार होता है किसके पक्ष में ज्यादा जनमानस का है, कौन सरलता से चुनाव जीतेगा, उसके बहुत से पैमाने। मध्य प्रदेश में 18 महीने की कांग्रेस सरकार है, इस पर किसान कर्ज माफी को लेकर बड़ा होता है। उस समय कर्ज माफी नहीं हुई थी और सरकार एकदम से पलटी, तो शिवराज जी ने कहा था कि किसानों के सर पर बैठा ली गई कर्ज की कोठरी को मैं उतारूं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समाधान। पहली बात उनकी सरकार 18 महीने रही, उनकी सरकार 15 महीने रही। दूसरी बात यह है कि शिवराज जी ने जो कहा था उसको कर दिया। 2 दिन पहले के कैबिनेट में उस कालांतरित पीरियड में जो किसानों को ब्याज लगा, तो पैसा किसानों का ब्याज हमने माफ कर दिया और उसके फॉर्म भराए जा रहे हैं। सर अभी स्व सहायता समूह को धान खरीदी का काम दिया गया है, गेहूँ खरीदी का काम दिया गया है। धान खरीदी में स्व सहायता समूह में हजारों क्विंटल धान का, तो स्व सहायता समूह के मार्फत क्या भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया? तो एक अकेला कारण समूह नहीं है, ट्रक लोड हुआ उसके ऊपर समूह की महिलाएं तो नहीं गई, रास्ते में ड्राइवर गया, मान लीजिए 1 आध कुंटल किसी ने वहां घटा दिया, घटा नहीं करना इधर उधर कर दिया। मान लीजिए जब गीला दाल तौला गया था, जब वो सूखे 2 दिन बाद 2 महीने बाद गया तो उसकी तौल घटी, तो कितने प्रतिशत घटी, औसत मानदंड के अनुरूप है क्या नहीं है, ये तमाम प्रश्न है। और इसके बावजूद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जवाबदारी आएगी, उसके ऊपर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। साठ करके ज्यादा जो स्व सहायता समूह है वो रिजेक्ट धान खरीद करने के ऊपर आरोप है और ब्लैक लिस्टेड है। क्या है देखिए, सोसाइटियां और उनके प्रबंधक अमानक धान खरीदते थे और वेटरों में साटे जाता था, कह के अवसर स्व सहायता समूह को दिया, वैकल्पिक अवसर, स्थायी नहीं। इस वैकल्पिक अवसर में अकेले सिवनी की बात नहीं, ये बालाघाट में भी हो सकता है, अन्य जगह हो सकता है। उसमें जिन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के काम त्रुटिपूर्ण होंगे उनको कौन माफ करेगा? जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी से पिछले 10 साल के आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं शैलेश शर्मा। इन्होंने इस वर्ष भी उन्हीं स्व सहायता समूहों को काम दे रखा है जो लंबे समय से डिफॉल्टर चले आ रहे हैं और ब्लैक लिस्टेड हैं। उनके ऊपर किसी को 85 लाख का कर्जा है, किसी के ऊपर 1 करोड़ का है, किसी के ऊपर 80 लाख का है, ये सब बकाया है और ऑन पेपर ऑन राइटिंग। इसका अंतिम चयन तो करते हैं जिले के कलेक्टर, और जिले के कलेक्टर जो सूची राज्य सरकार को भेजते तो वहाँ का प्रमुख सचिव या एमडी उसको ओके करता है। अभी मुझे पता नहीं कि किस सेल्फ हेल्प ग्रुप का कितना घटा था और किसको कितना अनियमितता में पाया गया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सर सिवनी में स्व सहायता समूह, जितनी भी स्व सहायता समूह काम दिया गया है, उनमें से आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह में भाजपा नेताओं ने खरीद किया और आधे से ज्यादा स्व सहायता समूह में कांग्रेस ने खरीद किया। और इस पूरे मामले में युवा जो सांसद डॉक्टर ढालसी बिसेन है, उनके वेयर हाउस में भी स्व सहायता समूह ने खरीदी किया। जो मापदंड है उससे 1 किलो ज्यादा धान वहाँ तौली गई, जिसका हमने स्टिंग भी की और बकायदा उसको छापा भी दिखाया, उसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो कैसे मान लिया जाए कि जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके संरक्षण में सब खेल चल रहे हैं? क्योंकि अभी भी यदि आप जांच करवाएंगे उनके वेयर हाउस का, कम से कम 4000 से 5000 क्विंटल 4000 से 5000 क्विंटल अतिरिक्त धान वहां पर आपको मिल जाएगी। अभी भी एट ए टाइम जांच कराएंगे सिवनी जिला कांग्रेस अध्यक्ष के वेयर हाउस में, राजकुमार खुराना जी के वेयर हाउस में, सांसद जी के वेयर हाउस में। उस समय जब हमने छापा, हमने कांग्रेस से भी पूछा कि जब आप विपक्ष में बैठे हो और ये सारी चीजें चल रहा तो आप मौन धारण किए हुए, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस के उनके वेयर हाउस में ही 1-1 किलो ज्यादा धान तोली जा रही है। इसी तरीके से सांसद के, तो ये लोग
हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोले, ना ही विज्ञप्ति जाती। मेरी बेटी के नाम भी 5000 मीट्रिक टन का वेयर हाउस है और उसमें भी गेहूं या धान स्टोर नान करता है या FCI करती है, लेकिन हम अपने वेयर हाउस में तौल नहीं कराते। तौला हुआ अनाज धर्म पलटे से दोबारा तौल करके डंप देता है। कारपोरेशन का कहना है कि हम वहां यदि काटा करते हैं तो हमारे को ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचता है। तो जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा समर्थन करते हैं, वो आक्षेप में आते हैं। 5000 हो चाहे 50,000, हमारा भी वेयर हाउस है, हमारे ऊपर तो आरोप भी तक कोई नहीं लगा सके कि मैं हमारे 500-250 कुंटल एक्स्ट्रा पड़ा है। हम खरीदते ही नहीं, जो उनके ट्रक में आता है उसका तौल का टिप होता है, वहाँ पे आप जांच के लिए मांग करेंगे, आदेश देंगे कि भाई मुझे कोई लिखित शिकायत देगा तो। देखिए, दूसरा सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ जिन शिक्षित बेरोजगारों ने बैंक से ऋण लेकर वेयर हाउस का निर्माण करवाया अत्र यहाँ, पर उनकी राजनीतिक पहुंच और पकड़ नहीं होने के कारण उनके यहाँ पर परिवहन का कोई भी न गेहूं न धान। आए दिन आप यहाँ ऑफिस में वो लोग शिकायत लिए देखे जा सकते हैं, उनके वेयर हाउस में अनाज कभी नहीं पहुंचा, भंडारण पहुंचा नहीं, वो किस्तों के लाले पड़ गए उनको। ऐसा है, दो बातें, एक तो जिनके गोदामों में अनाज है उनको किराया नहीं मिल रहा है, काफी समय से 6 महीने से किराए की परेशानी, एक किस्त मिली, दूसरी जो अनुदान की राशि वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस बार आने में देरी हो गई, अभी कुछ करोड़ रुपये रिलीज हो रहा है, ऐसा मुझे बताया गया। तो पर्टिकुलर मैं नहीं कह सकता, इन जनरल जो मेरे पास में लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब सब्सिडी देगी तब सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तो जब ब्याज का पैसा आएगा, क्योंकि उनके में एजेंसी है, उनके लिए हम क्रय का काम करते हैं, क्रय का, तो उनके माध्यम से। अब यही एक बड़ी और बहुत एक मुद्दे वाली बात बता रहा हूँ, आप ST वर्ग को बिलोंग करते हैं। इस पूरे सिवनी जिले में लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपए के हरिजन आदिवासी अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम की राहत राशि का पैसा लोगों को 8-8, 10-10 महीने से प्रदेश सरकार द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सिवनी को नहीं भेजा गया। यही स्थिति बालाघाट की, यही बैतूल की, यही छिंदवाड़ा, यही नरसिंहपुर, यही उमरिया, ये शहडोल, ये मंडला। सिवनी अकेले की मैं बात करूं तो 4 करोड़ 18 लाख रुपए का पैसा, ये जो हरिजन आदिवासी SC/ST एक्ट जो होता है उनको एक राहत राशि होती है, 354 होता है, 323, 294, 586, 376 होता है, 307 होती है, मर्डर होता है, 302 होता है। इसका फिर वो एक जो प्रदेश सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया कि मिलने वाला एड का राशि नहीं है, SC/ST को मिलने वाला एड का राशि नहीं है। SC/ST को मिलने वाला अनुदान पिछले 8-10 महीने से, वो राहत राशि बोलते, राहत राशि प्रश्न आपको विधायक के संज्ञान में जी ये फैक्ट फाइल बता रहे, बड़ा मुद्दा है। चले मेरी भी चले और कुछ समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 430वें एपिसोड में एक बार फिर आपका 30वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज।
नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 531वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रैक पॉइंट पर एक बार फिर हम खड़े हुए हैं। काफी समय के बाद आपको रेलवे के अपडेट दे रहे हैं। दरअसल दूसरे और ऐसे जरूरी मुद्दे थे जिन पर आपसे चर्चा जरूरी थी। हम आज यहाँ पर खड़े हुए हैं रैक पॉइंट पर। रैक पॉइंट पर सबसे पहले हम बता दें कि ये रैक पॉइंट वाली लाइन है, इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आरंभ कर दिया गया है। कैटनरी वायर डल चुका है, कनेक्ट वायर यहाँ डलना बाकी है। इसके अलावा रैक पॉइंट के धुर्रे उड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। गजब की तकनीक यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया जो 2-3 महीने पहले जिस बात को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा रेखांकित किया गया था, रेलवे के द्वारा उस पर अमल किया गया। पता नहीं क्यों इतना विलंब से इस पर अमल किया गया है। दरअसल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार तर्क संगत बातें ही आप सभी के संज्ञान में लाई जाती रही हैं और वही बात रेलवे के अधिकारियों तक भी पहुंचाने का काम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ये बरघाट नाके वाला सिरा, यहाँ पर बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग और ये बरघाट की ओर जाने वाली सड़क सिवनी शहर इस तरफ, यहाँ पर अब यहाँ बंद किया गया है। यहाँ कोई संकेतक नहीं लगाया गया है कि ये रास्ता बंद किया गया, आम रास्ता नहीं है, कोई संकेतक नहीं लगाया गया है। अब यहाँ पर बंद किया गया है, जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगभग 3 महीने पहले कहा गया था कि इसे यहाँ पर बंद कर दिया जाए, उस तरफ से खोल दिया जाए और बंद ही करना था। तो यहाँ इसको गड़ाने की बजाय, जितना खर्चा यहाँ गड़ाने में किया गया उसकी बजाय अगर यहाँ से वहाँ तक 2 बैरियर लगा दिए जाते, जो आप बैरियर देखते हैं जैसे रेलवे फाटक है, इस टाइप के बैरियर अगर यहाँ लगा दिए जाते हैं, बैरियर लगाकर इसे बंद कर दिया जाता, नीचे इसकी बजाय ताला लगा दिया जाता चैन से बांधकर, तो यहाँ से वाहनों की आवाजाही रुक जाती और जब ट्रक से या वाहनों को निकालना होता तो बैरियर को खोल दिया जाता। अभी इस सड़क पर गड्ढा किया गया है, गड्ढा किया जाकर यहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। अगर हम आपको संभवतः उस तरफ खुला हुआ हो सकता है, हम आपको दिखाएं यहाँ पर, चूंकि उस तरफ खुला हुआ होगा इसलिए ये वाहन यहाँ तक पहुँच गया है। वाहन आ रहे हैं पर किसी को कोई संकेतक नहीं लगे हैं कि यहाँ पर वाहन ले जाना मना है, आम रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं एक यहाँ कार यहाँ चली आई और कार यहाँ पर जब इसने ये देखा कि यहाँ बंद है तो यहाँ से वापस लौट गई। ये फ्लोर आपको दिख रहा होगा, फ्लोर पूरी तरह तिलक चुका है। फ्लोर में गिट्टी अलग दिख रही है, रेत अलग निकल गई है और सीमेंट का अता पता नहीं है। ये यहाँ पर आपको और हम दिखा दें, ये पावर, ये देखिए पावर 1000, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पावर 1000 बियर की एक बोतल यहाँ पर दिख रही है जिसके कांच यहाँ बगरे हुए हैं। किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर और आपको कांच हम दिखाएं, ये कांच दिख रहे होंगे यहाँ पर बगरे हुए, शीशी, कांच की शीशी बगरी हुई है, बियर का ढक्कन दिख रहा है। वो एक शराब की बोतल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए शराब की यहाँ पर बोतल, ये एक शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी हुई है। खुला आहता है, खुले आहते में तब्दील हो चुका है। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि 19 अप्रैल को जब डीआरएम नमिता त्रिपाठी का सिवनी रेलवे स्टेशन का दौरा हुआ, उस दौरे के दौरान जब दौरा संपन्न हुआ, दौरा संपन्न होने के बाद आरपीएफ के एक अधिकारी के द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को रोका गया। रोककर ये बात कही गई कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के खिलाफ एक शिकायत स्टेशन प्रबंधक के द्वारा की गई। 5-6 बिंदुओं पर शिकायत थी। शिकायत 25, 30, 40, 50 लोगों के सामने पढ़कर सुनाई गई और उस शिकायत को सुनाने के बाद अभी तक लगभग 1 महीना बीत चुका है। अभी तक उस शिकायत पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ जो शिकायत हुई है उस शिकायत पर कार्रवाई की जाए, उस शिकायत की जांच की जाए। 1 महीना हो गया और अभी तक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार ही ट्वीट और व्हाट्सएप के संदेशों के जरिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, प्रधानमंत्री कार्यालय, अमित शाह गृह मंत्री के कार्यालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय मंत्री के कार्यालय, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और इसके अलावा जीएम
बिलासपुर, DRM नागपुर, मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक नागपुर के अलावा सभी लोगों को ये बार बार आग्रह, निवेदन, आवेदन सब किया जा रहा है कि उस पर जांच की जाए, पर अभी तक जांच आरंभ नहीं हुई है। ये दबाव बनाने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के आवाज का गला घोंटने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। अभी हाल ही में 4 दिन पहले RPF के द्वारा एक फोन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के पास आता है और वो उनके बताया जाता है कि किसी ठेकेदार के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया, किसी ठेकेदार के द्वारा किसी पत्रकार संघ के जरिए एक शिकायत की गई है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के खिलाफ। पुनः इस बात को कहा गया समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के द्वारा उसकी प्रति चाहिए गई, पर उसकी प्रति भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक को मुहैया नहीं कराई गई। उसके बाद 4 दिन के बाद फिर से एक बार फोन आता है कि आपके खिलाफ एक शिकायत है। बहरहाल अभी हम आपको दिखाएं, ये देखिए यहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती है, वाहनों की आवाजाही बनी हुई है, पर कहीं पर भी उधर बोर्ड नहीं लगा, संकेतक नहीं लगे, इधर नहीं लगे। सांसद जी, आपका संसदीय क्षेत्र है, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपका संसदीय क्षेत्र है, आपको देखना चाहिए, आपको आना चाहिए। ये आपकी मतदाता हैं, कितने परेशान हो रहे हैं। अगर ये रास्ता आम जनता के लिए नहीं खोला गया है तो वहां पर लिखा होना चाहिए आम रास्ता नहीं है। नियमों का उल्लंघन रेलवे कर रहा है। रेलवे को दंडित के अधिकारियों को दंडित करने के लिए पत्र लिखिए। ये आपकी नैतिक जवाबदेही है। सिवनी की जनता ने आपको जनादेश दिया है, ये आपकी नैतिक जवाबदेही है, आपको ये करना चाहिए। बहरहाल हम जो बात आपको बता रहे थे कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के द्वारा एक बार फिर ये बात कही गई कि शिकायत क्या है, ठेकेदार कौन है, पत्रकार संघ को कौन सा है जिसके द्वारा शिकायत की गई है, इस बारे में जानकारी मुहैया कराई जाए। व्हाट्सएप पर सूचना क्रांति का जमाना है, व्हाट्सएप पर शिकायत भेज दी जाए, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उसका जवाब दे दिया जाएगा। अपने विधिक जानकारों से मिलकर उसका जवाब दे दिया जाएगा। पर फिर भी यह नहीं बताया जाता माफ कीजिए, शिकायत क्या है, किसके द्वारा की गई, किस प्रकृति की शिकायत है, ठेकेदार कौन है, और बहुत सारी बातें ऐसी है जो स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए प्रेस का, मीडिया का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है। फैसला आपको करना है, आम जनता को करना है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार रेलवे के अपडेट्स दिए गए। बहुत सारे कमेंट्स हमें इस तरीके के मिले कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के प्रयासों के कारण ही इन पटरियों पर सवारी रेलगाड़ी दौड़ पा रही है। हम श्रेय लेना नहीं चाहते, हम अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करते आए। हमें कतई इस बात की परवाह नहीं है कि श्रेय हमें दिया जाए। श्रेय बशर्त बिल्कुल सारा का सारा श्रेय सारे के सारे वो ले लें, जनप्रतिनिधि अगर ले लेते हैं तो उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गाय टहल रही हैं, दूर आप देख सकते हैं, बकरियां टहल रही हैं, गाय टहल रही हैं, यहाँ से वहां तक सब आपको दिखाई दे रहा होगा। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केंद्र का मामला है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए ये आपकी जवाबदेही, नैतिक जवाबदेही है। और हम आपको फिर इस बात को कहते हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर शिकायत की गई है, हम आपके मतदाता हैं, आप उसकी जांच के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारा पक्ष लें, हम तो कह रहे हैं जांच समय सीमा में कराने की बात करिए। 1 महीना हो गया, 19 अप्रैल की शिकायत और मई का दूसरा पखवाड़ा आरंभ हो चुका है, अभी भी उस शिकायत पर एक कदम भी जांच आगे नहीं बढ़ी है। क्या ये गला घोटने का प्रयास इसे नहीं माना जाएगा? हम आपको अगले सिरे पर लेकर चलते हैं, उस सिरे पर लेकर चलते हैं, वहां हम आपको दिखाएंगे कि अगर ये निकाल दिए गए हैं तो इन्हें 2 महीने पहले निकाल दिया जाना चाहिए था और यहाँ पर बैरियर लगाने चाहिए थे, बजाय इस तरीके से बंद करने के। चलिए आगे चलते हैं। ये अब हम दूसरे सिरे पर आकर खड़े हुए हैं। ये वाला सिरा कटंगी नाके वाला सिरा है। उस तरफ वाले सिरे से अभी हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पूरा बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। यहाँ जब बैरिकेड्स लगाए गए थे तब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लिमटी की लालटेन में इस बात को दिखाया गया था और ये कहा गया था कि यहाँ बैरिकेड ना लगाए जाएं, बैरिकेड उस तरफ लगाए जाएं, क्योंकि जो वाहन आते हैं वो इस तरफ से आते हैं। रेलवे के अधिकारियों की हठ धर्मिता ही इसे कही जाएगी।
मनमानी ही इसे कही जाएगी कि रेलवे के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ये गड्ढे करके, ये जो आपको गिट्टी दिखाई दे रही है, यहाँ ये वाली गिट्टी अगर आप देखेंगे तो ये गिट्टी, ये वाली यहाँ भी देखिए, और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं, हर जगह आपको दिख रही होगी ये। और एक तो यहाँ पर आपको खुला हुआ दिख रहा होगा। इस तरह से यहाँ पर ये गिट्टियां लगा दी गई थी, और यहाँ गिट्टी लगाकर यहाँ पर भी देखिए आपको शराब की बोतलें हम आपको दिखा रहे हैं। ये शराब की बोतल पड़ी है, डिस्पोजेबल गिलास पड़े हैं। आहता बड़ा मुफीद स्थान है यहाँ पर लोगों के लिए शराब पीने के लिए। रेलवे का आरपीएफ और जीआरपी रेलवे के पास है। आरपीएफ भी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, जीआरपी भी नहीं दिखाई दे रही है। आरपीएफ और जीआरपी दोनों का अगर काम देखा जाए तो रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना इनका काम है। और हमने आपको वहाँ पूरा घटनाक्रम बताया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायत स्टेशन प्रबंधक के द्वारा की गई, बहुत जिम्मेदार पद होता है। 1 महीने में अभी जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा। पता नहीं रेलवे के अधिकारियों किस कारण से ये कर रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वे ही अधिकारी स्टेशन मास्टर शिकायत कर रहे हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा के दौरान समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से ये कहते हैं कि 4 में से 3 स्टेशन प्रबंधक पदस्थ हैं, 1 अवकाश पर रहते हैं, 2 स्टेशन प्रबंधक यहाँ है, वे अवकाश पर भी नहीं जा सकते, उन्हें वीकली ऑफ भी नहीं मिल पाता, और उनके द्वारा शिकायत की जा रही है। कहीं ना कहीं किसी बड़े षड्यंत्र का ताना बाना बुना जा रहा है। लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ट्वीट के जरिए और व्हाट्सएप संदेशों के जरिए रेलवे के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जा रहा है, पर रेलवे के अधिकारियों के कानों में जू नहीं रह रही है। हम फिर इस बात को कहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी बड़े षड्यंत्र की, किसी व्यक्ति के इशारों पर किसी बड़े षड्यंत्र का तना बना बुना जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया हम आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर, चूंकि रेलवे स्टेशन पर अगर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम जाएगी, निश्चित तौर पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा या रेलवे के काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा विवाद करने का प्रयास किया जाएगा, जो सूचनाएं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास है। इसलिए उस विवाद को टालने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाकर फिलहाल समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम रिपोर्टिंग नहीं कर रही है। पर यह जवाबदेही सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है, उनका संसदीय क्षेत्र है। वे इस मामले को समय सीमा में जांच इसकी करवाएं, निष्पक्ष जांच करवाएं, किसी राजपत्रित स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करवाएं, समय सीमा में बनवाएं। 8 दिन 15 दिन जांच के लिए बहुत होते हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को नहीं बताया गया। बहरहाल यहाँ पर बैरिकेड्स हटा दिए गए। यहाँ चाहते तो 2 बैरियर, एक बैरियर वहां से यहाँ तक लग जाता है, ऐसा ऊपर उठता, एक बैरियर वहां से यहाँ तक लगता है, ऐसा ऊपर उठता। वाहन आते इसे खोल दिया जाता, बाकी बाद में बंद कर दिया जाता। सिवनी के लिए हो रहा है, सिवनी के निवासियों के लिए हो रहा है, पर सिवनी के निवासियों से ना पूछा जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को बताया गया होगा, निश्चित तौर पे वे रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों को बताया गया होगा कि यहाँ क्या कर रहे हैं, सिवनी के हिसाब से क्या उचित है, इस बारे में क्या किसी ने फिक्र की है। फैसला आपको करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पे जो आरोप लग रहे हैं, जिस प्रेस की आजादी का गला घोंटने का प्रयास हो रहा है, उस पर आपको विचार करना है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सही है या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक कोई गलत काम किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 531वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारे के सारे खबरें कैसी लग रही हैं। हमारे पीछे एक ट्रक भी चला रहा है, ये देखिए, ऑन रेलवे ड्यूटी यहाँ ट्रक चला रहा हुआ है। इनका कोई यहाँ काम चल रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन के 532वें एपिसोड को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।
आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 432वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में अतिक्रमण विरोधी अभियान सिर्फ एक नाले के ऊपर चल रहा है। नाला हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। नाले में किस तरह से अतिक्रमण किया गया और उसे तोड़ा जा रहा है। यहाँ एक दुकान के ऊपर हम खड़े हुए हैं और इस दुकान में यहाँ अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो दल सागर तालाब आपको दिख रहा होगा और थोड़ा सा इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो दल सागर के मुहाने वाली सड़क है उस सड़क पर अतिक्रमण तोड़ा गया है। अब हम आपको उस किनारे पर लेकर चलते हैं। वहाँ उस किनारे पे हम आपको दिखाएंगे कि अतिक्रमण किस तरीके से तोड़ा गया है। पुरानी राज होटल और वर्तमान के लाज के बाजू का नाला आप देखिए। नाले के ऊपर पूरा कंक्रीट दिखाई दे रहा होगा, पर इसके आगे हरे रंग की दीवार आपको दिख रही होगी जो सुहाने पेट्रोल पंप से लगी हुई, उसे अभी फिलहाल नहीं तोड़ा गया है। इसके नीचे भी हो सकता है कमरे बने हुए हों। देख सकते हैं यहाँ से नाले से पानी किस तरह बह पाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। के लॉज आपको दिख रही है दल सागर के मुहाने पर, और यहाँ तोड़ा गया है, अतिक्रमण को तोड़ा गया है जो अतिक्रमण नाले के ऊपर किया गया था। और उसके उपरांत आगे पता नहीं क्यों आगे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्यों नहीं तोड़ा गया है। संभवतः पेट्रोल पंप के कारण यहाँ नहीं तोड़ा गया होगा। देखा जाए तो ये राज्य परिवहन के स्वामित्व वाली दीवार थी, जिस दीवार से सटकर यहाँ पर जो भी शरणार्थी आए थे उन्हें जब यहाँ पर जगह आवंटित की गई थी, और कालांतर में धीरे धीरे यहाँ पर अतिक्रमण होता गया। देखा जाए तो ये जवाबदेही उनकी थी कि अतिक्रमण यहाँ पर ना हो पाए, उसके लिए बाकायदा सरकारी नुमाइंदे तैनात होते हैं। नजूल हो, राजस्व हो या नगर पालिका, सभी के पास अतिक्रमण ना हो पाए इसके लिए बाकायदा अमला तैनात होता है। ये मालू पेट्रोल पंप अब्बास भाई के बाजू वाला नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए नाले के ऊपर पूरा पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया है। यहाँ पर कॉलम बीम भी डाले गए हैं जो आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे लोहे के सरियों का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ। कैसे यहाँ पर बना दिया गया ये भी एक यक्ष प्रश्न से कम नहीं है। जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए। अधिकारियों की जवाबदेही निश्चित तौर पर यहाँ पर निर्धारित होने की ज़रूरत है। अब हम आपको इसके बाद यहाँ के व्यवसायी समीर अग्रवाल से बात करवाते हैं। तो अभी हम एक दुकान के ऊपर यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बात यहाँ पर 2 दिनों से चल रही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को फ्रंट मिल जाएगा, सामने का यहाँ पर मिल जाएगा हाईवे पर। ये जो जीएन रोड है दल सागर से लगी सड़क है, इस पर मिल जाएगा। पर अगर आप देखेंगे तो जहाँ ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ से लगभग 70-80 फीट के बाद ये नाला है और यहाँ तोड़ा गया है। इस तरीके की स्थितियां शायद ही निर्मित हो पाए। हमारे साथ समीर अग्रवाल हैं, आप यहाँ पर एक प्रतिष्ठान के संचालक भी हैं। हम आपसे जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है और क्या स्थितियां हैं। मेरी यहाँ पे मेन जीएन रोड से लग के मस्जिद के पीछे जो जमीन है, नाले के पीछे मस्जिद की जो आपका यहाँ पे प्रतिष्ठान काहे का व्यवसाय का? ऑटोमोबाइल का व्यवसाय है जी। और पूरी मेन रोड से लग के नाले के पीछे मस्जिद कमेटी की जो जगह है वहाँ तक मेरी दुकान है। और नाले के ऊपर भी मेरी दुकान थी जो अभी वो आपके द्वारा निर्मित थी या फिर मेरे द्वारा? आपके द्वारा नहीं। अगर उसे हटाया गया तो आपको कोई आपत्ति? जी नहीं, आपत्ति नहीं है। अब आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं? अब जो सामने की दुकान है और पीछे जो मस्जिद कमेटी की दुकान है जिसका मैं पिछले 40 साल से किराएदार हूँ, वो मैं फिर से वहाँ पे अपना व्यवसाय चालू करना चाहता हूँ। तो उसमें समस्या कुछ है? उसमें समस्या ये है कि आज सुबह एक मुस्लिम व्यक्ति टीन के ऊपर चढ़ गया और वो टीन को हटाने लगा। तो मैंने उससे बोला कि तो अतिक्रमण हटा है, वो तो हमारी है, उसमें हमारा सामान रखा हुआ है। तो फिर उन्होंने मस्जिद के संचालक उबैद भाई से मेरी बात कराया। उबैद भाई ने कहा कि हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो लगातार 40 साल से हमें किराया दे रहे हो, हमें बाजू वाले से दिक्कत है जो हमको किराया नहीं दे रहा। तो मैंने कहा भाई आपको बाजू वाले से दिक्कत है तो आप बाजू वाले से बात करो, आप मेरी टीम क्यों हटा रहे हो? और मैंने कहा अगर हटाना भी है तो आप उसको कानूनी प्रक्रिया से हटाओ।
मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई मैं उसका मालिक हो गया, मालिक आप हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैं आता हूँ और अपन बात करते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अब सामने रोड से जुड़ गए हैं, कलेक्टर साहब ने पूरा अतिक्रमण हटा दिया और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो सामने की रोड से मुख्य रोड से जुड़ चुका है। तो हम यहाँ पे अब किसी को भी काबिज नहीं रहने देंगे, हम अपने मुख्य कॉम्प्लेक्स को ही अच्छे सुंदर तरीके से बना के। नहीं, इस मामले में अगर हम देखें जहाँ हम खड़े हुए हैं, क्या ये भी टूटेगा? नहीं, कलेक्टर साहब ने कहा ये नहीं टूटेगा। ये नहीं टूटेगा तो फिर मुख्य मार्ग से कैसे जुड़े? उधर साइड की जो दुकान है मेरी, दुकान के 4 दुकान आगे, वो तो अभी भी अशोक टाकीज वाले मार्ग पर, मुख्य मार्ग पर नहीं साहब लिंटी है। ये जीएन रोड की जो दुकान है, हाँ। जीएन रोड से वो जो मुख्य मार्ग से जुड़ गया है, वो वहां पे जो 4-5 दुकानें बिल्कुल नाले के ऊपर ही थी, वो ध्वस्त हो गई हैं। इस कारण से वो मुख्य मार्ग से जुड़ गया है। अच्छा, तो आपका ये जो टीम जो हटा रहे थे, आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? अभी ये जो तोड़फोड़ हो रही थी तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी सूचना पुलिस को दूंगा। पुलिस को सूचना दी जाएगी। और जहाँ पर हम खड़े हैं ये इसके बाजू वाला आपका, आप इस पर काबिज हैं और इसका आपको पट्टा भी आपके पास है? पट्टा मेरे पास है। और पट्टा का वैधता कब तक है? उसकी वैधता समाप्त हो गई है। कब? सर मुझे एकदम परफेक्ट आइडिया नहीं है। तो उसका नवीनीकरण उसका हो सकता है। और जिस तरीके की भ्रांतियां यहाँ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उसको बल मिल रहा है। अभी समीर अग्रवाल से जो हमने बात करी, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम की स्थितियां हैं, प्रशासन को चाहिए कि वो भ्रम की स्थितियां दूर करे। हमने आपको लगातार जो भी अपडेट्स हैं अतिक्रमण हटाने के, नाले के ऊपर से जो अतिक्रमण हट रहा है, उस अतिक्रमण को हटाने के हमने यहाँ पर आपको अपडेट्स सारे दिए। और आगे भी अगर कोई कार्रवाई होती है, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से बुधवारी का भी अतिक्रमण हटना चाहिए। बुधवारी जो जलमग्न हो जाती है, बुधवारी बाजार जलमग्न हो जाता है बरसात में, तो क्या वहाँ पर भी लोगों का आरोप है कि नालों के ऊपर दुकानें बन रही हैं? नहीं, वहाँ के ऊपर जो नाले के ऊपर दुकानें थी, प्रशासन ने पिछली बार जब अढ़ाई साहब कलेक्टर थे तो काफी कुछ दुकानें वहाँ से हटा दी गई। काफी कुछ हटाई, सभी नहीं हटा पाई। कुछ ऐसे चीजें सामने आई थी, कुछ ऐसे दृश्य सामने आए थे कि दुकान के अंदर चैम्बर था जिससे सिर्फ सफाई कराई गई। अगर चैम्बर दुकान के अंदर है, इसका मतलब नाले के ऊपर दुकान बनी हुई है। जी हाँ, उनको भी हटना चाहिए। जिला प्रशासन को चाहिए कि कार्रवाई यहाँ तक खत्म ना करें। इसके बाद यहाँ से परतापुर तक जो हड्डी गोदाम होते हुए नाला जाता है, उस नाले की सफाई भी आगे होने की बहुत जरूरत है। जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि इस मामले में आगे परतापुर तक भी इस नाले की सफाई की जाएगी। और बहुत शुक्रिया आपका कि दलसागर तर आपके सामने जो दारू दुकान है, और दारू दुकान के आगे भी उसमें मेरा ऐसा मानना है कि एक अतिक्रमण नाले के ऊपर है जिसको हटाया नहीं गया है। अगर वो नहीं हटाया जाएगा तो पानी फिर वहां जाकर रुकेगा। ये बात आपने जो कही, ये बात कई लोग बता चुके हैं कि नाले के ऊपर जो अतिक्रमण दलसागर शराब दुकान के आसपास है, शराब, ये वाली वो शराब दुकान के 2 शराब दुकानें, देसी और इंग्लिश के बीच में एक अतिक्रमण छोड़ दिया गया है। एक अतिक्रमण को छोड़ा गया है। अतिक्रमण अगर है तो पूरा हटाया जाना चाहिए। लोगों का आरोप है कि वहां पर नाला बमुश्किल 1 फीट चौड़ा बचता है। प्रशासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 532 एपिसोड में एक बार फिर आपका बहुत अभिनंदन। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 533वां एपिसोड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।
आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 433वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के रेलवे स्टेशन पर लगभग एक माह बाद हम यहां पहुंचे हैं। उसका कारण 19 अप्रैल को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी स्टेशन प्रबंधक के द्वारा। वो हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये पंखे यहाँ पर जो लगे हुए हैं। ये पंखे पहले ही हवाधुन जो अभी चला, हवाधुन 17 मई को कुछ हवा चली, जिसके कारण ये पंखे पूरे के पूरे खराब हो गए थे। कुछ लटक गए थे, कुछ गिर गए थे, जैसा बताया गया। अभी यहाँ पर इसे सुधार करने का काम चल रहा है और इसे सुधारा जा रहा है। हम जब आए तब यहाँ सुधार चल रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से खड़े होकर आप देखेंगे पंखा अभी भी तिरछा ही लगा हुआ। आपको यहाँ से अगर आप सामने से देखें तो बिल्कुल पंखा तिरछा लगा हुआ आपको दिख रहा होगा। गुणवत्ता की दुहाई यहाँ पर देते हैं कि गुणवत्ता का काम किया गया है। गुणवत्ता किस तरीके की गुणवत्ता यहाँ पर है ये हम आपको दिखाते हैं। पंखे पूरे लटक गए थे पहली छोटी सी हवा धुंध में। इसके अलावा हम आपको और ये दिखाते हैं, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम प्रतीक्षालय ताला लगा हुआ है। सामान्य श्रेणी का प्रतीक्षालय। इस प्रतीक्षालय में यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक भी ना बेंच लगी हुई है, ना ही यहाँ पर कुछ। एक महिला आपको सोती हुई दिखाई दे रही होंगी। जमीन पर ही सोने पर लोग मजबूर हैं। पंखा सिर्फ एक ही चल रहा है, बाकी पंखे यहाँ बंद हैं। हमारे साथ यहाँ महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक शमीम खान मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो अभी हल्की फुल्की बारिश में ही और हवा धुंध में अगर यहाँ ये पंखों की स्थिति, तो आगे क्या स्थिति बनेगी? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये जो श्रेय लेने के लिए जो रेलवे स्टेशन के बहुत जल्दी यहाँ पर उद्घाटन कर दिया गया, इसमें थोड़ा और इंतजार करते और गुणवत्ता युक्त काम करते तो एक बेहतर काम होता, क्योंकि लंबे समय के बाद सिवनी को ये सौगात मिली है। क्योंकि यहाँ के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन चुनाव से पहले 2024 से पहले पूरा श्रेय लेना चाहते थे, तो उन्होंने घटिया किस्म के काम के बजाय, जाँच करने के बजाय यहाँ पर शुरुआत कर दिया। मैं आपको याद दिला दूँ कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने स्वयं यहाँ पर एक मिस्टर मनीष लावनकर उप प्रबंधक रहे हैं और उनकी देखरेख में यहाँ का काम हुआ। तो उन्होंने स्वयं ही चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि यहाँ पर गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, घटिया काम हुआ, इसकी जांच कराई जाए। और उन्होंने रेल प्रशासन को पत्र लिखा था। पत्र लिख के लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गया। 2021 में लिखा था, 2022 पूरा बीत गया, 2023 अर्थात 1.5 साल पूरे हो गए। एक आपको एक जानकारी ये भी आश्चर्य होगा कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने शून्यकाल के दौरान भी संसद का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया था, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित कराए जाने के बावजूद रेल मंत्रालय ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। और यही कारण है कि आज भी यहाँ पर घटिया काम हो रहे हैं। और जिस तरीके से पंखा एक बार में आप देख सकते हैं कि कितने घटिया किस्म के पंखे लगे थे कि हल्की सी बारिश में पंखे खराब हो गए, उन्हें बदलना पड़ रहा है। तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जून के महीने में या बारिश के महीने में जो हवा धुंध चलेगी उसमें क्या हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ आप अगर सामने देखें प्रतीक्षालय में यात्रियों के बैठने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय में ताला लगा हुआ है। तो ये क्या कहीं ना कहीं रेलवे की कमी इसे माना जा सकता है? देखिए, इसे रेलवे की कमी पूरी तरीके से माना जा सकता है। और इस पे मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ रेलवे के अधिकारी व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जो सांसद उनकी मानकर चलता हूँ। क्योंकि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को जब भी मौका मिलता था वो यहाँ पर आते थे, औचक निरीक्षण करते थे, अपने कुछ समर्थकों के माध्यम से सोशल मीडिया में वायरल कराते थे कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने रेलवे स्टेशन का क्या निरीक्षण किया। एक छोटी छोटी चीज को भी वो नहीं देख पाए। आज आप देखिए, यात्री प्रतीक्षालय है, एक महिला यहाँ पर सोने के लिए उनको जगह नहीं है तो वो एक नीचे फर्श में सो रही हैं, एक गर्म फर्श में सो रही हैं। तो आप इस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की कितने बड़ी चूक हुई है। इसके अलावा अगर हम आपको आगे लेकर चलें, देखिए यहाँ पर टाइल्स बैठ गई थी, टाइल्स को फिर निकाल कर लगाया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी या अधीक्षण सुपरविजन जिस भी अधिकारी के द्वारा किया गया हो, ये देखिए यहाँ फिर से निकाल कर यहाँ टाइल्स लगाई जा रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इससे पहले भी बोला कि
इसका एहसास डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सांसद उनको भी था, रेलवे के अधिकारियों को भी था, और उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि यहाँ का पूरा काम घटिया किस्म का हुआ है। और उसका जो प्रमाण ये यही है कि इसके शुरू हुए अभी 1-1.5 महीने नहीं हुआ और इस तरीके से घटिया काम उजागर हो गए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार में जो मोदी जी कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इससे अंदाजा आपको लग सकता है कि कौन खा रहा है और किसे खाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो भी यहाँ पर काम हुए हैं वे काम गुणवत्ता युक्त तो नहीं माने जा सकते हैं। अभी 6 महीने पहले ही इन्हें यहाँ पर टाइल्स ये पेवर ब्लॉक लगाए गए थे और पेवर ब्लॉक फिर से निकाल कर पुनः लगाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर बारिश में फिर एक बार, चूंकि पिचिंग नहीं हो रही है, बारिश में फिर अगर ये यहाँ पर फ्लोर बैठेगा तो दोबारा से फिर किया जाएगा, और जिस ठेकेदार के द्वारा ये काम किया गया होगा वो ठेकेदार तो अपना बिल भुगतान करके ले गया होगा। जो कुछ भी अब भोगमान भोगा जाएगा, आपके हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, जो कर दिया जाता है, उससे भोगा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो संबंधित एजेंसी को होता है, निर्माण एजेंसी को होता है, और उसके बाद अधिकारियों को होता है जिनकी देखरेख में ये पूरा काम हुआ है। अधिकारियों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने ऐसा किस स्तर का काम कराया है कि शुरुआती दौर में ये उखड़ने लगी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने पूरे काम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। और इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म को तो तैयार कर दिया गया। इस प्लेटफॉर्म पर 2 शेड हैं, उस प्लेटफॉर्म पर एक ही शेड है, बाकी छोटे छोटे शेड बने हुए हैं। तो यहाँ पर अभी आज हम खड़े हुए हैं, आपको यहाँ पर आरपीएफ भी नहीं दिख रही होगी, जीआरपी भी नहीं दिख रही होगी। सुरक्षा किसके भरोसे ये रेलवे स्टेशन छोड़ा गया है? देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो मुझे जानकारी है वो ये है कि यहाँ पर जो आरपीएफ है या वो है, ये सुरक्षा की दृष्टि से कोई यहाँ पर काम नहीं करता। उनका भी मुझे जो जानकारी है कि एक तथाकथित एक शिकायत होती है, और शिकायत होने के बाद शिकायत की जांच करने के बजाय वो लोग सीधे तौर पर जिसके विरुद्ध शिकायत होती है उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी आरपीएफ है या जो पुलिस है रेलवे की, वो सिर्फ और सिर्फ सांसद के इशारों पर काम कर रही है, उन्हें सुरक्षा से कोई लेना नहीं। देखिए, इस मामले में 19 अप्रैल 2023 डीआरएम नमिता त्रिपाठी के निरीक्षण के उपरांत एक शिकायत स्टेशन प्रबंधक के द्वारा आरपीएफ को दी गई थी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक के खिलाफ। 1 महीना बीत गया, अभी तक उसकी जांच आरंभ नहीं हुई। इसी बीच एक शिकायत और की जाती है शुभम शर्मा के नाम से। शुभम शर्मा के द्वारा अपने पोर्टल पे ये खबर जारी की गई, उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। उस शिकायत की जांच कर दी जाती है जो 4 दिन पहले हुई। 1 महीने पहले एक जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, सील लगाकर शिकायत करता और हमारे खिलाफ शिकायत है। हम खुद जांच की मांग रेल मंत्री से 1 महीने से कर रहे हैं, अभी तक आरंभ नहीं हो पाती। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया का, प्रेस की आज़ादी का गला घोंटना इसे माना जा सकता है। देखिए, बिल्कुल इसे मीडिया का गला घोंटना मानते हैं, और इसलिए भी मानते हैं कि हमारा काम है आईना दिखाना। यदि ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, या हमने जो अखबार में या हमने जो मीडिया में या हमने जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल में दिखाया है वो कहीं गलत है, तो कहीं ना कहीं प्रमाण इसके तो होंगे ना, तो उसकी इनको जांच करनी चाहिए। और कहीं ऐसा लगता है कि आप और हम दोषी हैं तो फिर नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि जब हम आईना दिखाने का काम करते तो आप आईना देखना क्यों नहीं चाहते और उस चीज़ की जाँच कराना क्यों नहीं चाहते? आप उल्टी हमारी जाँच करा रहे हैं। तो मेरा ऐसा कम मानना है, और बहुत सारे देश की मीडिया का भी कहना पड़ रहा है कि जब से इस देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से प्रेस की आज़ादी को खतरा है। और उसका प्रमाण यही कि सिवनी जैसी छोटी सी जगह पर जब आप सच्चाई उजागर कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध एक झूठी शिकायत की जाती है, और झूठी शिकायत की जांच करने के बजाय जिसके विरुद्ध जबकि उस शिकायत की जांच हमारे खिलाफ है और हम खुद ही जांच की मांग कर रहे हैं, तो जांच नहीं हो पा रही। तो इससे बड़ा आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है? और आरपीएफ के जो अधिकारी है उनके ऊपर भी इस बात को लेकर हंसी आती है कि भाई यदि आपके पास किसी ने शिकायत किया है तो पहले जो शिकायत करता है उसके बयान ले लिया जाए, और जिसके पास जिसने ये सब चीज चलाया उसकी जांच कर ली जाए, उसके प्रमाण देख लिए जाए। आपको समझ में आ जाएगा कि जांच जो सही या गलत है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम आपको यही आज दिखाने आए थे, पर चूंकि थोड़ा विलंब हो गया, कुछ पंखे सुधार दिए गए। अभी भी यहाँ पर एक स्टूल रखा हुआ है जो इस बात की चुगली कर रहा है कि ये पंखा अभी भी आपको तिरछा दिख रहा होगा। चूंकि आप और हम यहाँ पहुँचे तो वहाँ से जो कारीगर थे जो उसको ठीक कर रहे थे वे वहाँ से हट गए, क्योंकि ये बात, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसके पहले भी वीडियो बनाकर खबरें बनाई होंगी इस बारे में, और कहीं ये आरोप न लग जाए कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा ही इन पंखों को तोड़ा गया है, जैसा आरोप रेलवे प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए अब तक लगाता आया है।
इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आदमी क्या होता है कि खुद को बचाने के लिए आरोप दूसरों के सिर पर मढ़ देता है, लेकिन इससे सच्चाई छुप नहीं सकती है। अभी भी सारे लोगों यहाँ जो यात्री हैं उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है, स्टूल रखी हुई है और यहाँ पर जो कारीगर है वो काम कर रहे थे, वो यहाँ से चले गए हम लोग को देखकर। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि इन्हें आरोप लगाना तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, अभी जाकर यहाँ पर हमारी जाँच कर ली जाए कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं वो कितनी सच्ची और कितनी गलत है। चूंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का मामला है, इसलिए क्या इस मामले में जो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगे हैं, क्या इस मामले में बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन वे सिवनी के निवासी हैं, उन्हें सीबीआई की जांच की मांग नहीं करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो आप ये समझिए कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी जो हैं वो सिर्फ पत्र व्यवहार करने की एक राजनीति करते हैं। वो पत्र लिखकर एक विकास की धारा बहाने की बात करते हैं। हकीकत में विकास से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हमारा सिर्फ स्पेसिफिक ये आपसे पूछना है कि अब चूंकि आरोप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऊपर लगे हैं, तो ढाल सिंह बिसेन सांसद हैं, उन्हें एक पत्र सीबीआई को लिखना चाहिए कि इसकी जांच सीबीआई के स्तर से हो कि आखिर वो जो शिकायत की गई वो शिकायत किसके द्वारा की गई, फर्जी शिकायत है। बिल्कुल उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए, पत्र लिखने चाहिए, और यदि उनके पत्र का असर होता है तो मेरे ख्याल से उनके पत्र में सीबीआई जांच बैठनी भी चाहिए, ताकि पता चल सके कि हमने जो खबर दिखाया वो कितनी सच्ची है और हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया फर्जी शिकायत की गई, उस फर्जी शिकायत किसके द्वारा की गई ये तो पता लगना चाहिए। बिल्कुल इसलिए लगना चाहिए कि मुझे बताइए, अगर इस तरीके से फर्जी शिकायत मीडिया कर्मियों को चलते रहेगी तो एक चलन चल पड़ेगा और गलत परंपरा आरंभ हो जाएगी जो हो रही है। बिल्कुल सही बात है। और इसलिए कि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग संसद में बैठते हैं, ये लोग विधानसभा में बैठते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके से फर्जी यदि शिकायत हो रही है तो इनको मांग करना चाहिए और एक जो सक्षम एजेंसी है उनसे जांच कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। आप महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक शमीम खान, आप हमारे साथ थे। आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जो भी रेलवे में चल रहा है, आज यहाँ हमने जो भी देखा, आपने उस बारे में आपसे चर्चा की और आपने बहुत साफगोई के साथ सारी बातें करी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 533वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 534वां 35वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।